हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल NAS सक्सेस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं 463 यूपीएससी रैंक होल्डर, ऑल इंडिया रैंक 463 मिस्टर विवेक पंकज। आइए जानेंगे इनका सफर कैसा रहा यूपीएससी का और कहां से इन्होंने तैयारी की, कैसे इंस्पिरेशन आया और क्या इनका रिस्पॉन्स रहा आफ्टर कि जब पता चला इन्हें कि इनका रिजल्ट जो है उसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा विवेक पंकज से कि विवेक पंकज कुछ अपने थोड़े बारे में बताएं। मैंने स्कूलिंग जो थी आगरा से ही करी थी, सिम्बोजिया स्कूल से। और सुनील सर वहाँ पे मेरे क्लास 10th के क्लास टीचर थे। और फिर उधर से करने के बाद ये स्कूल ओवर होने के बाद फिर मैं IIT खड़गपुर चले गया था। वहाँ पे 5 years का डुअल डिग्री कोर्स किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। फिर उस 2018 में वहाँ खत्म होने के बाद फिर मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें मेरा ये सिलेक्शन हुआ है। ओके, एक बार थोड़ा बताना चाहूंगा कि मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जैसे ही मैंने सुना कि विवेक की 463 रैंक इट मीन सिलेक्ट हो गए यूपीएससी के लिए, क्योंकि मैं इनका क्लास टीचर और स्कूल में मैंने इनको पढ़ाया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका इंटरव्यू भी ले रहा हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। इट मीन्स कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। कुछ ऐसा इनके साथ भी रहा, क्योंकि ये अपने बारे में खुद बताएंगे अभी आपको कि स्टार्टिंग में, क्योंकि घर में मुझे नहीं लगता कि इनके घर में ऐसा कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी रहा होगा जो इस फील्ड में रहा होगा, यूपीएससी क्रैक किया हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस में। तो मैं जानना चाहूंगा विवेक जी कि आपके घर का जो बैकग्राउंड है या फिर फैमिली बैकग्राउंड है, क्या कोई ऐसा है व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो? नहीं सर, सर्विस में गवर्नमेंट सर्विस और ये सर्विस में कोई नहीं। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि गाइड करने वाला कोई भी नहीं था और ऐसे में इन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया अपने सेकंड अटेम्प्ट में। ये सब कैसे हुआ होगा, आइए जानते हैं फिर से एक बार विवेक पंकज से। तो विवेक पंकज, आपका 10th में क्या परफॉर्मेंस रहा? असल में 10th में 9.8 CGPA आया था। ओके, CGPA। ओके, देन 12th में सर 93.6% आया था। ओके, अगर आपको यूपीएससी में जाना था फिर आपने IIT क्यों की? सर मेरा बचपन से इंटरेस्ट मैथ्स में था सर, तो वो मेरे को क्लियर था कि मेरे को पहले उस टाइम पे ऐसा कुछ मेरा एम नहीं था कि मेरा डायरेक्ट मेरे को वहाँ से बचपन से कुछ एम होता है AIS करना, पर मेरे को इतना था कि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था तो मैं उसी में कंटिन्यू करना चाहता था। तो वहाँ पर मैंने IIT में मैंने कंपटीशन के लिए करा कि हाँ IIT में हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ली तो प्रिपरेशन की। और जो मेरा जो अभी भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था जो सिविल सर्विसेज में, वो भी मैंने इसी इंटरेस्ट को देखते हुए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लिया था उसमें। अच्छा, ये यूपीएससी का जो सबसे पहले आपके मन में विचार कब आया कि आपको यूपीएससी करना चाहिए? क्योंकि IIT भी अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। कई सारे देश के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कोटा या ऐसी दूसरी जगह जाकर के पूरा का पूरा स्ट्रगल करते हैं IIT में एडमिशन लेने के लिए और उसके बाद फिर उनका कोई दूसरा ख्वाब नहीं होता। लेकिन आपका ये यूपीएससी आफ्टर IIT कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन ऐसे क्यों रहा, थोड़ा बताओगे? सर जब फाइनल ईयर था तो हमारे यहाँ प्लेसमेंट होते थे तो वो दिसंबर में लग जाते थे और जो सेशन खत्म होता था तो वो एक सेमेस्टर बाद होता था। तो अब हम उस टाइम पे फ्री हो चुके थे, फिर हम बस यही देखते थे कि और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो उस टाइम पे हमारे कुछ और दोस्त थे जो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे। तो एक तो वो भी था कि हमारे पास एक चॉइस मतलब कंपेयर करने का कि हाँ एक और ऑप्शन है वो हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक सेटल्ड एक जॉब मिल चुकी थी तो हाँ हम एक ऊपर एक ट्राई कर सकते हैं। फिर सेकंड ये था कि सर एक मैं उसको इससे जोड़ना चाहूँगा, तो जो बचपन से मैं गेम्स खेलते आ रहा हूँ और मैंने काफी सारे ऐसे गेम खेले थे जहाँ पे हम रोल प्लेइंग वाले गेम खेलते थे। जैसे आपका फेवरेट गेम कौन सा है? तो जैसे फेवरेट गेम एक एज ऑफ एम्पायर्स खेले थे मैं स्कूल में और कॉलेज के टाइम पे बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या होता था सर कि आपको एक नेशन आपको बनाना होता था, आपको उसमें कैसे अपने लोगों के लिए इम्प्रूव करोगे आप इकोनॉमी जो भी, तो आपको एक बाकी फिर कंट्रीज के साथ जो बाकी प्लेयर्स रहते थे उनके साथ आपको कम्पीट करना होता था टॉप में। तो जो हम वहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे होते थे तो सर एक ये भी थी प्रेरणा की जो IAS में आप वही चीज एक तरीके से डेवलपमेंट का काम कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए। तो इसका मतलब ये चल तो पहले से ही रहा था अंतर, मतलब एक आप डेफिनेट नहीं बोल सकते, एक डेफिनेट एक एम था क्या IAS, पर वो धीरे धीरे मतलब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा था। फिर एक पापा का भी सपना था तो फिर धीरे धीरे हमने ट्राई करने की कोशिश करी, हाँ चलो 2018 में करते हैं। तो उस टाइम वो बिल्कुल ब्लैंक था कि मेरे को ABCD कुछ नहीं पता था, IAS का बिल्कुल डायरेक्शन लेस था। तो इसलिए मैंने कोचिंग ली थी मैंने 2018 में
कि हाँ कि कुछ कि टाइम बच जाए, मेरे को मतलब एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े, कहीं टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो मैंने 1 साल दिल्ली से कोचिंग करी थी और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था मेरा, कुछ मिस्टेक्स हुई थी, फिर वो मैंने धीरे धीरे कवर अप करी जो भी मिस्टेक थी, ताकि वो सेकंड अटेम्प्ट में ना हो दोहरा पाऊँ। वो सेकंड अटेम्प्ट में वो सारी मिस्टेक सॉल्व कर क्लियर करके फिर ये सॉल्व निकाला है। लाइफ में आपके काफी स्ट्रगल रहा है, क्योंकि आईआईटी भी अपने में क्रॉस करना पूरा कोर्स करने के बाद, और मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज्यादा गैप भी लिया ये सोचने में कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। आफ्टर आईआईटी आपने इसकी तैयारी की, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने पिताजी का सपना भी पूरा किया, ठीक। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, तो उनके लिए थोड़ा सा आप गाइड करिए कि उन्हें कितना पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि तैयारी शुरू कहाँ से करें। हाँ सर, इसमें यही काफी इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन होनी चाहिए, तो आपको थोड़ी चीजें इजी लगने लगती है इसमें। अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी एक सिलेबस को देख रहे हैं जो कि पता नहीं कहाँ से कहाँ तक, उसमें कभी भी कुछ चीज ऐड हो सकती है, कभी भी कोई नया करंट अफेयर आ सकता है। पर आप एक स्मार्ट स्टडी प्लान रखते हैं ताकि आपको पता हो आपको क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ कितना अंदर तक पढ़ना है। तो मेरा मानना है सर, ये इतना हार्ड नहीं है, बस वो है आपको वो चीज़ समझने के लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा सिलेबस के सामने बैठ के। नहीं तो बाकी लोग बस बुक खरीद के लेके आ जाते हैं और बुक पढ़ने लग जाते हैं, बाकी सिलेबस को नहीं देखते कि सिलेबस में क्या पूछना चाह रहे हैं वो। आपका जो बैकग्राउंड रहा वो साइंस का रहा, 11th और 12th, देन आफ्टर आईआईटी में भी वही रहा। तो जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो मुझे लगता है कि इसको तो आपको बहुत समय देना पड़ा होगा। इट मीन्स आप कितना समय पढ़ाई को देते थे जब तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस की? सर मैं अराउंड 70% टाइम अपना ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को देता था और 30% टाइम मैं अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को देता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट को। हाँ सर, एक ये फायदा हो जाता है किसी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कि आपको आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा कम हो जाता है। पर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में एक ये फायदा है, बस फिर आपको फिर ऐसा नहीं है कि आपको ये छोटा हो जाता है तो फिर आपको ये इजी पड़ता है। ह्यूमैनिटीज में भी काफी कंपटीशन रहता है, क्योंकि आप वहाँ पे जो कंपटीशन लड़ रहे हैं वो इस बेसिस पर ही लग रहे हैं कि आपका सिलेबस छोटा है, आपका सिलेबस बड़ा है। आपको सेम ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के सामने कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो यूपीएससी जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, उन्होंने बोला कि वो सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक जैसा ट्रीट करती है। तो जो टॉप 5% बच्चों के मार्क्स होंगे वो एक लगभग हर सब्जेक्ट में सिमिलर रहते हैं। तो आप अगर ह्यूमैनिटीज आप लो, आपके लिए सिलेबस छोटा पड़ेगा, पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहीं तक रुक जाना, आपको उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप बेटर रैंक ला सकते हो आप उसमें। नहीं तो एक साइंस सब्जेक्ट में आपको ये फायदा हो जाता है कि आपका सिलेबस लंबा है पर आपका एक रिलेटिव चीज नहीं होती उसमें। आपका अगर आंसर ठीक है तो ठीक है, और ह्यूमैनिटीज में आपको उन टॉप 5% बच्चों में आने के लिए आपको उन टॉप 5% बच्चों में बेटर आंसर लिखना होगा। इट मीन्स जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो आंसर्स होते हैं डिफरेंट हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, बट साइंस के सब्जेक्ट में स्पेसिफिक आंसर होता है, तो ये एक एडवांटेज मिल पाता है। आपके जो सब्जेक्ट्स रहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑलरेडी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आईआईटी भी आपने की। हाँ सर। तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिला होगा आपको। हाँ सर। तो कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? जैसे ऐसा किसी भी टॉपर या कोई भी कुछ बोलता है सब्जेक्ट चूज करने के लिए, आपको उसके बेसिस पे तो कभी नहीं जाना चाहिए, या किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं उस पर कभी नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यूपीएससी हर एक सब्जेक्ट को इक्वल ट्रीट करती है और आपको टॉप 5% में आना है उन बच्चों में, तभी आपके ऑप्शन में सबसे अच्छे बेटर मार्क्स आएंगे। नहीं तो रिलेटिव मार्किंग में आपके बहुत मार्क्स नीचे गिर जाते हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। तो उसमें आने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में। आप वो मत देखें कि आपका सब्जेक्ट कितना ओवरलैप हो सकता है जीएस से, आपकी कितनी मेहनत बच सकती है, आपका कितना टाइम बच सकता है, बल्कि वो देखें आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली आप उसको अच्छा कर पाएंगे और उन टॉप 5% बच्चों में आ पाएंगे। सर एक चीज और, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है यूपीएससी का अपना, बुक्स भी बहुत होती हैं, ये एक बहुत लंबी बात है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और क्या करना चाहिए, लेकिन एक छोटी छोटी बातें शायद इसको हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए कि जैसे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए? आजकल न्यूज़पेपर में काफी सारे ऐसा होता है कि आपको बायस न्यूज मिलती है। तो जो एक
एक सर्टिफिकेशन रहता है न्यूज़पेपर में, तो कि वो दिखाता है कि वो न्यूज़पेपर सर्टिफाइड है या नहीं, कि वो बायस ओपिनियन देता है नहीं देता है। तो ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इनको वो मिला हुआ है। और भी कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, और जनरली जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं वो इन दो न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। तो जो मैं बस एक ही चीज़ फॉलो करता था, उस न्यूज़पेपर्स के थोड़े नोट्स बनाता था, और एक किसी भी आप एक कोचिंग की एक कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन उठा लीजिए, तो उसमें अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो नॉर्मली 3-4 न्यूज़पेपर्स और पीआईबी वगैरह उन सब की मिला के कंपाइलेशन बना देते, तो आपका जो भी उसके अलावा छूटता है तो आपका उसमें कवर हो जाता है। उसके आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन का आप वो ले सकते हैं। मैं नॉर्मली विजन की मैगजीन से पढ़ता था उसको। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि जितने भी सिलेक्टेड बंदे होते हैं या फिर वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो उनसे कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता होगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि आईएएस या फिर इट मींस सिविल सर्वेंट आप क्यों बनना चाहते हो? सर, जो भी 8 लाख बच्चे या 10 लाख बच्चे जो भी एग्जाम देते हैं वो किसी एक ही इरादे से देते हैं कि सब वो एक समाज में सेवा कर सकें, अपने इंडिया का डेवलपमेंट कर सकें। सर ये तो एक ओवरऑल एम होता है सर, पर एक जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, जैसे मैंने आपको एक वो गेम वाली स्टोरी बताई। एक तो सर आप वो है मेरा ताकि क्यों मैं आईएएस कर रहा हूँ सर। एक सर सेकंड ये है कि सर जैसे जैसे कॉलेज के टाइम पे मतलब हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, हमको इतना सोशल अफेयर्स के बारे में, इश्यूज के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो एक तरीके से हार्ड वो मोटिवेशन नहीं था अंदर से कि हाँ हमको यही करना है। तो हल्का हल्का इंक्लिनेशन था, पर धीरे धीरे जैसे प्रिपरेशन जर्नी में है हमने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, तो एक अंदर से आएगा कि हाँ हम सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें जो गलत हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ अभी तक इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो रहा है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप एज अ सिविल सर्वेंट जिस पर आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहोगे हमारी सोसाइटी में या कंट्री में? सर सबसे बड़े इम्प्रूवमेंट सर एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में आना चाहिए सर। हम जितने भी ग्लोबल ये एजेंसीज हैं जो भी ये रेटिंग्स निकालती हैं, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स, उसमें हमेशा इंडिया बहुत ही लो परफॉर्म करता है। लाइक जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी कंट्री की रैंक 93 थी सर 117 कंट्रीज में से, तो ये बहुत ही बेकार है सर। जबकि अपनी इंडिया सबसे ज़्यादा एक सेकंड नंबर पे अनाज प्रोड्यूस करती है चाइना के बाद, और उसमें हमारा अराउंड 38,000 करोड़ का अनाज वेस्ट हो जाता है। हंगर इंडेक्स में 93 पोजीशन पर है, और पॉवर्टी इट मींस जो प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स है उसमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, फिर भी हमारे यहाँ पॉवर्टी की इट मींस हंगर की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ सर, तो इसको आप दूर करना चाहते हैं? सर एक और सबसे मेरे सर एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन में क्या चेंज लाना चाहोगे? सर हमारे इश्यूज है कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता हमारे यहाँ। जो नॉर्मली स्कूल एजुकेशन होती है वहाँ पे बच्चे को एज एक मगअप कराया जाता है चीज़ें कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये रटना है और आपको कॉपी में लिख के आना है। उसको इंटरनलाइज नहीं कराया जाता कि नॉर्मली बच्चे पढ़ते तो हैं सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अपनी कंट्री की हिस्ट्री क्या होती है, अपनी कंट्री की ज्योग्राफी क्या होती है, पर उसको कभी इंटरनलाइज नहीं कर पाते। तो जैसे स्टार्टिंग में हमारे साथ भी ये हुआ था कि हम बिल्कुल कॉलेज में जाके क्यों कनेक्ट छोड़ दिया हमने इसे सोशल इश्यूज से वगैरह से, ताकि हम हमारे कभी इंटरनलाइज ही नहीं हुआ था ये चीज़ें। हम बस उनको पढ़ रहे थे और एग्जाम क्लियर कर रहे थे, हम उसको समझ नहीं रहे थे उसके। इसको ऐसा फोकस नहीं था। हाँ सर, और सेकंड फिर सर ये हम उससे किसी की गलती नहीं, बल्कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में सर काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है, खासतौर पर सर जो गवर्नमेंट सेक्टर है सर वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे यहाँ। रिसर्च वर्क भी मुझे कुछ कमी लगती है शायद। सर अगर जैसे एक एनजीओ है, प्रथम एनजीओ, वो एसर की एक रिपोर्ट निकालता है, उसके अकॉर्डिंग माने जो क्लास 5 के बच्चे हैं वो 50% क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाते। तो सर कहीं ना कहीं एक लर्निंग मिसिंग है अपने कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बेसिक चेंज है जिसमें अगर चेंज हुआ तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री बहुत आगे पहुंच जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत बड़ा है हमारे इंडिया के अंदर, बस यूज करने वाली बात है, ऐसी बात है। अच्छा, एक बात और कि जब रिजल्ट आपने देखा अपना, तो आपको उम्मीद थी कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा, या जो भी कुछ? सर मेरे को इतना आइडिया था, मेरा मेंस अच्छा गया था, पर मेरे को इसका इश्यू था कि मेरे को इंटरव्यू में वैसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा एवरेज टाइप ही गया है, तो मेरे को थोड़ा मतलब लग रहा था कि शायद ना हो। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या था? जैसे आपको पता चला कि आपका
सिलेक्शन हो गया, इट मीन्स आपने क्लियर कर लिया यूपीएससी, फिर कैसा रिएक्शन था आपका? सर मेरे को बहुत ही खुशी हुई थी क्योंकि हमको ऐसा लगा था एटलीस्ट 3 साल में जो भी कुछ किया उसका कुछ एक निकल के आया अभी। तो सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को बताया था इसके बारे में, तो मम्मी फिर का क्या पापा कहना को था? बताया था। मम्मी बहुत खुश थी, मम्मी उस टाइम फोन पे किसी और से बात कर रही थी, एकदम मम्मी ने फोन काट दिया था। पापा भी घर पर थे? पापा घर पे नहीं थे, फिर मम्मी ने डायरेक्ट फोन पापा को लगाया था। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने माता पिता की उम्मीदों को साकार करना हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन आपने वो कर दिखाया। और मुझे लगता है कि हर लेवल पर ही आपने प्रूव किया है, चाहे वो स्कूलिंग हो या फिर आफ्टर स्कूलिंग आपने आईआईटी में भी एडमिशन लिया, जो कि छोटी बात नहीं होती। उसके बाद भी इन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है, तो मुझे लगता है कि ये अभी यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, आगे बहुत आगे तक जाने वाले हैं, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत होती है आगे बढ़ने की। तो आप आगे भी कुछ सोचा हुआ है कि जैसे यूपीएससी अपने आप में, हालांकि लोगों का लास्ट टारगेट होता है यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन आगे कुछ और भी सोचा हुआ है क्या सर? सर ये मेरे कोचिंग वाले सर ने एक बहुत वो बात बोली थी कि बच्चे बस आप सिविल सर्वेंट जब बन जाओ वहां पे मत रुकना, क्योंकि वहां पे भी आप एक तरीके से किसी का आप ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हो करने के लिए। पर जब आप जैसे पढ़े लिखे जिनको मतलब सब इश्यूज के बारे में पता है, अपनी कंट्रीज के, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, तो जब आप जैसे लोग जब एकदम पावर में आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, तो आप कंट्री के लिए एक बहुत ही ज्यादा कर सकते हो। तो मैं सोच चाहता हूँ कभी फ्यूचर में अगर मौका मिले तो मैं भी उस पर वहाँ पर ट्राई करूँ। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए। अच्छा, एक जो हम देख रहे हैं कि कई सारे टीचर्स भी हैं और वो अपने स्टूडेंट्स से कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि अब तो बच्चों को 6th क्लास से ही स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, अगर उनको करियर बनाना है अपना यूपीएससी में तो 6th क्लास से ही कंपटीशन की तैयारी कर देनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या मानना है? सर उस टाइम पे सब बच्चे की इससे काफी मतलब उनकी प्लेइंग वाली एज होती है, तो मतलब खेलने की, मतलब हर चीज समझने की जरूरत है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, पर्सनालिटी होनी चाहिए। और वो पर्सनालिटी तब तक नहीं बनेगी जब तक आपका बच्चा हर चीज नहीं करेगा, वो सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह सकता, उसको हर चीज ट्राई करनी पड़ेगी, खेलना कूदना, बोलना, अपने दोस्तों के संग रहना, और तभी उसकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे ग्रूम होती है। हाँ आप इतना इंश्योर कीजिए कि हाँ बस ये जो वो बस गलत संगति में न पड़े, बाकी उसको उसके लाइफ चाइल्डहुड जीने दीजिए उसको। वैसे अगर कोई बेस से जीरो से स्टार्ट करता है, क्योंकि आपने भी, मुझे लगता है, हालांकि आपका सब्जेक्ट आईआईटी रहे तो आपको पढ़ने की तो घर आदत रही होगी शुरू से ही, हाँ सर। लेकिन फिर भी एक कोई जो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है तो कितना टाइम उसको, अगर यूपीएससी क्रैक करना चाहता है तो कितने टाइम में वो कर सकता है और कितने घंटे उसको पढ़ना चाहिए? जैसे उसमें बताया कि आपको डायरेक्शन की होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप फालतू मेहनत ना करें, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये नॉर्मली आप ऐसा मान लीजिए 8 महीने में आप एक तरीके से अच्छे से सिलेबस एक बार पढ़ सकते हैं पूरा अपना। तो नॉर्मली ये प्रिपरेशन 1 साल की रहती है। अगर आप हर चीज आपकी प्लान तरीके से हो रही है तो आप 1 साल के अंदर अंदर आप अच्छा कर सकते हो। फिर मतलब सेकंड ईयर जो एग्जाम से करोगे आप उसमें क्लियर कर सकते हो, आपको मिनिमम 2 साल तो लगते हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपने वास्तव में अपने परिवार का, टीचर्स का, अपने शहर का नाम रोशन किया है। लोग 4-5 अटेम्प्ट देते हैं, उनका तब भी क्लियर नहीं होता यूपीएससी एग्जाम, और आपने सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में भी आपका प्री और क्लियर होने के बाद मेंस में थोड़ा बहुत कुछ कहीं कमी रही होगी, ठीक, और आपने क्लियर किया। और एज अ टीचर, मैं विवेक का टीचर रहा, मुझे भी बहुत खुशी हुई जैसे मैंने सुना कि यूपीएससी क्लियर कर लिया भाई मेरे स्टूडेंट विवेक ने। एज ए टीचर मैं काफी कोशिश करता हूँ कि बच्चे यूपीएससी में जरूर जाएं, क्योंकि वो देश और समाज के लिए काफी कुछ कर सकते हैं, वहां उनके पास ये मौका होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि विवेक जो है समाज को बदलने में, नकारात्मक उन पहलुओं को हटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। थैंक यू सर। आगे उज्जवल भविष्य के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कि मुझे लगता है आगे देश और समाज का नाम तो रोशन करेगा ही करेगा, और जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय दिलवाएगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बचपन से ये जो विवेक है कैसा रहा? विवेक का जो बचपन है, यानी ये समझिए जिस दिन इसका जब जन्म हुआ था, तो जो जन्म से जब
बच्चे की जो पहली जो मुस्कुराहट होती है ना, हाँ जब इसको लिया गया था हमने, जब पहली बार इसको जब जन्म हुआ, तो इसकी जो मुस्कुराहट थी, उसका जो सौम्य जो चेहरा था ना, तो वो ऐसा था कि ऐसे लगता था बिल्कुल जैसे हम कहते हैं विवेक से, उसी के आधार पर इसका नाम ही जो हम लोगों ने इसका उसी लिए से विवेक इसका नाम। अच्छा, फर्स्ट डे जब स्कूल गए तो क्या एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट डे का मैं आपको बता देता हूँ कि शायद मैंने बच्चे मेरे परिवार में और भी हैं, लेकिन मेरे परिवार में सबसे बड़ी खुशी लेके आए, क्योंकि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो मेरे बाद में अगर कोई बड़ा है तो मेरा बेटा ही है। अच्छा, तो पूरे परिवार का ये लाडला रहा। तो ये स्कूल जाने से पहले इतना पढ़ चुका था कि जो बच्चे स्कूल में जाके सीखते हैं, तो ये जिद करने लगा कि नहीं मेरे को जो है स्कूल भेजो, मेरे को स्कूल भेजो। और इसको फर्स्ट डे जिस स्कूल में हमने इसको एडमिशन किया, तो मैं तो पहले उस टीचर को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने किताब के लिए उसका जो है एक साथ पढ़ना सिखाया। तो मेरे बेटे के लिए तो जो भी शिक्षक हैं, जो भी गुरु हैं, जिस दिन से उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया और लास्ट तक आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और उस टीचर तक के लिए मैं उनको सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे जो कहते हैं ना कि पत्थर को जब खान में से जब पत्थर निकलता है, तो उस पत्थर को जब हम जो तैयार करने के लिए जब किसी कारखाने में भेजते हैं, तो जो स्कूल जो होता है, जो शिक्षा का जो मंदिर होता है, उसके अंदर जो शिल्पकार जो होते हैं, जो ऐसे इस पत्थर को तराशते हैं, तो ऐसे मेरे बेटे को जो शिल्पकार हैं, जो देश के जो शिक्षक हैं, उन्होंने इसको शिल्प की तरह, हीरे की तरह ऐसे तराश दिया जो कि आज जो है वो हीरा जो है देश के लिए कौमी साबित हुआ, और देश को वो मैंने अपने बच्चा उसको देश को समर्पित कर दिया। इसलिए आज मुझे बड़ा गर्व है इस चीज की। तो ये देखो बच्चों, आप लोगों के लिए भी कितनी अच्छी बात होगी कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि विवेक जब पहले दिन स्कूल गए तो मुस्कुराते हुए और हंसते हुए गए और इंतजार कर रहे थे कि कब मैं स्कूल पहुंचूं। तो आप लोगों को भी बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, और अपने घर में छोटे बच्चों को भी उन्हें खुशी होकर के, मतलब वो खुश रहें, पहले से उनको इतना सिखा देना चाहिए कि उनको डर न लगे, जैसा कि आप दोनों ने किया। अच्छा, जैसे ही रिजल्ट आया तो आप दोनों को कैसा लगा, थोड़ा सा बताओगे? पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे माता जी, क्योंकि माँ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं बच्चे, लालन पालन में और हर तरीके से देखभाल करने में। नहीं, इनका तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताऊंगा कि जो सर्वप्रथम जो गुरु होता है वो गुरु माँ होती है, जन्म जन्मी होती है। तो मैं धन्यवाद अपनी पत्नी को भी दूंगा बिल्कुल कि ऐसे उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो कि आज देश के लिए समर्पित है, जो आज पूरे देश की संपत्ति है। क्योंकि एक लोक सेवक जो होता है वो माँ बाप का तो पुत्र होता ही है, उसके बाद वो देश की संपत्ति होता है। बिल्कुल, देश तो इनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि माँ का रोल पिता से ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब आप बताइए, आपको कैसा लगा कि जब रिजल्ट आया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या कर रहे थे जब बताने के लिए इतनी अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। तो जैसे ही आपको कैसे पता लगा कि इनका नंबर आ गया? इसी ने बताया, जाके मैं रूम में एक फोन में बात कर रही थी, तो जी आया, मम्मी मेरा हो गया। तो मैं एकदम चौंक गई थी, मेरे को क्या हुआ कि रिजल्ट आया है मेरा। तो फिर उस टाइम पे तो बहुत खुशी हुई थी। वास्तव में ये तो बहुत अच्छी वाली बात है कि क्योंकि भाई जिसके लिए पूरी जिंदगी भर पेरेंट्स, मुझे लगता है कि इंतजार करते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चों के साथ लगे रहते हैं कि ये जीवन में कुछ कर ले, और जब वो दिन आ जाता है जिस दिन पता चलता है उनको कि उसको वो मुकाम मिल गया है जिसके लिए हम जीवन भर लगे रहे, तो इससे ज्यादा खुश वाली बात नहीं होगी। मेरे बेटे ने का जो अचीवमेंट है, यकीन मानिए जिस दिन से वो स्कूल गया है उस दिन से उसका अचीवमेंट है, चाहे वो अपर नर्सरी, लोअर नर्सरी या केजी या फर्स्ट रहा, हर क्लास में ये जब ब्लैक बोर्ड पे जब मैं प्रेस मीटिंग में जाता था ना, तो उसका जब प्रेस मीटिंग में जब 10 बच्चों का जब नाम होता है टॉप 10 में, तो पहले नंबर पे कभी विवेक रहता था या इनके दूसरे नंबर कोई और रहता था। यानी इनका जो फोकस था स्टार्टिंग से, जो इनके जो मित्र थे ना, मित्र में भी एक तरीके से कंपटीशन की भावना चलती थी एक दूसरे के नाम पर। कभी इनके मित्र ऊपर होते थे, कभी ये नीचे होते थे। ये सिलसिला इनका लगातार इंटर तक रहा। हाई स्कूल इन्होंने टॉप किया, इंटर इन्होंने टॉप किया, इंटर के साथ ही इन्होंने IIT टॉप किया, IIT से इन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया। फिर उन्होंने सोचा यार कुछ करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, तो फिर उन्होंने यूपीएससी के लिए भी तैयारी की। एक क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन है उन सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चे, अधिकतर सभी बच्चे, पेरेंट्स से भी कुछ अपेक्षाएं रखते होंगे कि उनके पेरेंट्स को उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए।
तो इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दोनों से ही पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चा अपनी कई सारी बातों को कह भी नहीं पाता होगा या कुछ करना भी चाहता होगा, तो मुझे, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रूफ कर दिया कि आपका लालन पालन कहीं से भी कम नहीं रहा इस बच्चे के विकास के लिए, तो बाकी पेरेंट्स से आपका क्या कहना है इस बारे में कि उनको बच्चों की किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बताइए इस बारे में। देखो, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, जन्म से बिल्कुल एक इस तरीके से होते हैं जैसे कोई आटा होता है, जब उसको हम गूंदते हैं, जो गूंदते हैं हम, जैसे आटे को हम जितना गूंद लेंगे, जितना गूंदेंगे तो उतनी जो रोटी है वो बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए कोमल बनेगी, इसलिए कोमल बनेगी, ये तो अच्छी बनेगी। ये तो जो है मैम ज्यादा जानती होंगी हाँ, कि नहीं रोटी बनाते ऐसा है, हैं। इनका अनुभव है, वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इन्हीं के अनुभव को मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा इनका ही अनुभव चुरा लिया है मैंने, उसी चीज को मैं बोल देता हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि पिता से ज्यादा परवरिश में बच्चों को बड़ा करने में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं तो सभी से, बच्चों की जितनी आज भी हमारी जो बहनें हैं, जो माता हैं, उनको सबसे पहले अपने बच्चों पे इतना, जैसे एक पौधे को बचाते हैं ना चारों तरफ से, हम पौधा लगाते हैं तो छोटा सा पौधा होता है तो उसकी फेसिंग करते हैं कि इसको कोई खा नहीं जाए, तो इसी प्रकार से बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका जो आसपास का जो माहौल है वो किस तरीके का है, उस माहौल को बच्चे को बढ़ने में सारी भूमिका अहम रखता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है। अगर आपके बच्चे का परिवार में माहौल है, क्योंकि माहौल हमें परिवार से मिलता है, तो परिवार से जब बाहर जाता है तो बाहर का माहौल मिलता है। इन सब पर छोटे बच्चों पर नजर रखनी है और कैरियर के लिए उसको मोटिवेट करते रहना है। जब बच्चे के माइंड में जब वो मोटिवेशन आ जाता है ना, तो फिर उसको फिर कुछ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। जैसे घोड़े पे वो नाल लगी रहती है, उसे कहीं नहीं देखना है, उधर घोड़ा दौड़े चला जाता है, दौड़े चला नाल हटा भी दोगे, अगर शुरुआत में नाल हटा भी दोगे तो भी फोकस सामने होगा। हाँ, क्योंकि उसकी वो गति पकड़ चुकी है, चाल पकड़ चुका है, तो चाहे आप हटा दो फिर उसको, पर वो सामने ही देखेगा, दौड़ता रहेगा। मतलब उसके बचपन में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, बचपन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और बच्चों से ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हम बाप हैं तो हमारा प्रेशराइज है। बच्चों पे कोई भी मानसिक प्रेशराइज नहीं होना चाहिए। बच्चे का जिस क्षेत्र में जाने का मन है उसको वही करने देना चाहिए। अभी मेरा बेटा है, मैं कहूँ नहीं आपको डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, नहीं, और उसका जो मोटो है वो मैथ में ज्यादा है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, ये भी बहुत अहम बात है। इसमें क्या होता है, वो बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको माँ बाप से ये अपेक्षा होती है कि जो माँ बाप कह रहे हैं मैं उसी को करूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का जिसमें रुझान है, जिसको वो बनना चाहता है, बच्चे को उसी के फोकस पे छोड़ना चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ करके जाएगा। क्योंकि सफलता जरूरी नहीं है किसी एक विषय में, सफलता सारे सब्जेक्ट में। जब टीचर सारी चीजों को जब पढ़ाता है तो हिंदी में भी सफलता है, मैथ में भी सफलता है, इंग्लिश में भी सफलता है, बायो में भी है, और आपके हर सब्जेक्ट में निश्चित ही ये बिल्कुल निश्चित ही ये है कि बस आपको उसकी तरफ जो है फोकस रखना है, बच्चे का मन। निश्चित ही आप ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि बच्चों पर जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं थोपनी चाहिए। जैसा कि आपने भी किया, जो वो चाहता था वो करे, क्योंकि आप भी चाहते होंगे आईआईटी के बाद, मतलब आप नहीं, मतलब हर पेरेंट्स चाहता होगा कि आईआईटी करने के बाद वो जॉब करे, क्योंकि बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा होता है। और ऐसे में बिना एक भी दिन नौकरी किए आईआईटी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गए, तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि कहीं भी आपका कोई प्रेशर नहीं रहा। एक प्रश्न माता जी से विवेक कि आपको कभी पढ़ने के लिए डांटना पड़ा? जी नहीं, और मुझे तो इससे मना करने के लिए डांटना पड़ा। हो, कैसे? जे तब देखो रात को सोते सोते ही पढ़ता था बचपन में। वो बताओ ना इनको कि हम लाइट बंद कर देते थे रूम की, तो हमारे यहाँ टॉर्च होती है ना, टॉर्च, तो सर्दियां होती है तो रजाई डाल लेते ना, तो ये क्या करता था, अपने ऊपर रजाई डाल लेता था, अंदर टॉर्च रख लेता था, अंदर टॉर्च में पढ़ता था, रजाई में पढ़ता रहता था। तो हम जाते थे क्या कर रहा है, तो जी कहता सो रहा हूँ, तो रजाई उठा के देखते तो अंदर टॉर्च रखी है, बुक रखी है, पढ़ने लगा है। तो हम इसे डांटते थे कि इतना मत पढ़े, सो जा, बहुत टाइम हो गई। आज भी बच्चे ऐसा करते हैं, कई सारे बच्चे करते हैं कि वो जो, जैसे इन्होंने बताया कि टॉर्च लेकर के और रजाई के अंदर पढ़ रहा है, लेकिन आज के बच्चे जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने आप को। वो रजाई के अंदर मोबाइल लेकर के सिर्फ वीडियो को या अपने गेम खेल रहे होते हैं। तो ये भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए कितना अंतर है, क्योंकि शुरुआत की परवरिश बता देते हैं कि आगे बच्चा कैसा बनेगा। नहीं, बच्चों ने मेरे ने कभी जो है सोशल पे तो रहे नहीं, सोशल मीडिया पे टीवी से होती तो रोता था कि मेरी बहन क्यों नहीं है, आप नहीं मना कराओ, आपने मना करा होगा। कब छोटे में, बचपन में ना इसको ज्ञान नहीं था कि संडे को स्कूल की छुट्टी रहती है, संडे को वैन नहीं आती थी, कहता
मम्मी होता था। आज बहन नहीं आई है, मुझे तुमने तैयार नहीं किया, फिर वो आ जाए, आपने मना बहन की मना कर दी, वो इसलिए नहीं आई है। मुझे स्कूल जाना ऐसे है। जुनून की जरूरत है जहां आपको आपसे लोग कहें, ऐसे जुनून की जरूरत है जहां आपसे लोग मना करें कि मत पढ़, ज्यादा मत पढ़, और लेकिन तब भी आप ना मानो। यही जुनून आपको आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप भी इनके परिवार को देख करके समझ चुके होंगे कि कितना त्याग और तपस्या है एक अच्छा अधिकारी या एक अच्छे उपलब्धि पाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को फिर पुनः एक बार से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि क्योंकि ये उपलब्धि सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी, क्योंकि उसे एक अच्छा सिविल सर्वेंट मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। नहीं, धन्यवाद जी। मैं तो सभी इनके जो शिक्षक रहे हैं जिन्होंने उनको ज्ञान दिया, उनको मैं फिर एक बार पूरा धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी।